स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे 10th का सोशल साइंस का सैंपल पेपर। बच्चों, जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। बच्चों प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द इवेंट दैट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, ग्रीक वॉर के इंडिपेंडेंस के लिए हुआ क्या था। 1707 ब्रिटेन का यूनिफिकेशन था। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल जो 1832 में हुई थी, ये इसी की वजह से ग्रीक क्या हुआ था, यूनाइट हो पाया था। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट मेंबर ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना। जो वियना में ट्रीटी हुई थी, बेसिकली बच्चों क्वेश्चन है, देखिए वियना में ट्रीटी हुई थी, किसने इसको होस्ट करा था, तो ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, तो ऑस्ट्रिया तो होगा ही होगा। बाकी प्रूशिया था, रशिया था, ब्रिटेन था, लेकिन स्विट्जरलैंड नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम हाइड्स। जो पर कैपिटा इनकम होती है वो क्या चीज हाइड कर लेती है। देखो, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम मान के चलो अगर 500 रुपए भी निकल कर आ रही है तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि मैक्सिमम इनकम किसकी कितनी है और मिनिमम इनकम किसकी कितनी है। इसका मतलब इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को पता नहीं कर सकते हम, यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इनमें से कौन सी कंट्री है जहां पे आर द टू नेबरिंग नेबर्स ऑफ इंडिया विद लोअर पर कैपिटा इनकम देन इंडिया बट बेटर इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, मतलब इनकी पर कैपिटा इनकम हमसे कम है लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज्यादा है। तो दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं, एक का नाम है बांग्लादेश और दूसरे का नाम है बेटा हमारा श्रीलंका। ये दोनों ही देश हमसे साइज में भी छोटे हैं, पॉपुलेशन वाइज छोटे हैं, पर कैपिटा इनकम में छोटे हैं, नेशनल इनकम में छोटे हैं, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर ज्यादा है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में ही हमसे आगे निकल चुके। तो आंसर होगा बांग्लादेश एंड नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमसे, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड कल्टीवेशन ऑफ द गिवन क्रॉप्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, टी क्या सही है, गुजरात हरियाणा में होती है, बिल्कुल गलत। बाजरा, बाजरा राजस्थान हरियाणा में होता है, बिल्कुल ठीक। बाजरा राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाली मेन क्रॉप है, तो बी आंसर करेक्ट है। कॉफी कर्नाटक वगैरह में होती है, उत्तर प्रदेश में तो होती नहीं है। शुगर केन यूपी में होता है, जम्मू कश्मीर में नहीं होता और तेलंगाना में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हाउ हैज द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर वर्कड सो वेल इवन एवर सिंस इट वाज इनेक्टेड। जो बेल्जियम का था मॉडल था पावर का, वो अभी तक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसने यूनिलैटरल गवर्नमेंट बनाई, तो बेटा नहीं, यूनिलैटरल गवर्नमेंट नहीं बनाई। एक यूनिलैटरल का मतलब होता है सिर्फ एक तरफ की गवर्नमेंट, नहीं। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, ये भी नहीं। इसने क्या करा, मेजोरिटी को वर्क किया, मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग के साथ में, ऐसा भी नहीं था। तो इसका आंसर हो गया बच्चों हमारा डी। इसने क्या करा, जितनी भी सिविक स्ट्राइफ थी, यानी लोगों के बीच में जितनी भी कलेश थी, जितनी भी कलह थी, उन्हें खत्म करने पे ध्यान दिया। इसके अलावा लिंग्विस्टिक लाइंस को खत्म करने पे, यानी जो भाषा के बेसिस पे भेदभाव था, जो डिस्क्रिपेंसीज थी, उनको खत्म करने पे ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या सही है। इसने सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर को डिवाइड करा 3 लिस्ट पे, यही बिल्कुल सही है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, बाद में रेसिड्यूरी जोड़ी गई है, लेकिन 3 लिस्ट थी इनिशियली। कह रहा है बिना किसी लिस्ट के, बिल्कुल गलत, 3 लिस्ट है। कह रहा है सिर्फ स्टेट को पावर दी गई, बिल्कुल गलत। स्टेट को कोई पावर नहीं दी गई, बिल्कुल गलत। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई क्लैश हो गया कॉन्करेंट लिस्ट पर, उसके बारे में। तो बच्चों देखिए, यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने का राइट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने का राइट होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाने का राइट दोनों के पास होता है, स्टेट और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास। लेकिन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी, यानी लॉ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल्स, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाउ विल अ जॉब सीकर बी अफेक्टेड बाई एन अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटी विच डज नॉट लीव एनी टाइम फॉर फैमिली। बेटा देखो जरा ध्यान समझते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको जॉब मिल गई लेकिन फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं मिल रहा। फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा तो उसे सिक्योरिटी की चिंता रहेगी कि परिवार को कहीं कुछ हो ना जाए, फ्रीडम उसकी कम हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ए।
देखो, इनकम रिड्यूस नहीं हो रही, कोई अपॉर्चुनिटी कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा, कोई वर्कलोड कम नहीं हो रहा, लेकिन सिक्योरिटी की दिक्कत हो गई उसे, ठीक है। चलिए, अगर वो साथ में, सॉरी, फैमिली के साथ में नहीं रह रहा, फैमिली के साथ रह रहा है, तो ये सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा। फ्रीडम और सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये सब कुछ की दिक्कत उसे झेलनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक सेक्टर लेबर वर्किंग इन, हाँ, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। पब्लिक सेक्टर लेबर वर्किंग इन स्कूल नॉट फंडेड बाई गवर्नमेंट, देखो ये प्राइवेट सेक्टर हो गया। टर्शियरी सेक्टर, हाँ, तो यही हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो यही इनकरेक्ट है, ए। जितने रेस्टोरेंट में काम करने वाले टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। कॉन्फेक्शनरी शॉप पे काम करने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज जो सेल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है, तो सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें सॉइल को आइडेंटिफाई करना है। देखो बच्चों, इस तरीके के आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन में हम एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे। देखो ध्यान समझना, हम सिर्फ उस चीज को ढूंढेंगे जो हमें आती है। जैसे कह रहा है कि बेसाल्ट रीजन में पाई जाती है, मुझे आंसर पता है, आपको नहीं पता चल पा रहा, रुक जाते हैं। कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में फैली हुई है, ठीक है, चलो इससे भी आंसर नहीं पता कर पा रहे। ये लावा फ्लो से बनी है, तो जब लावा जला हुआ होता है, जब वो ठंडा होगा तो ब्लैक कलर में बदलेगा, ब्लैक कलर की रॉक बनाएगा, और ब्लैक कलर की रॉक की वेदरिंग होगी तो ब्लैक रॉक बनेगी, ब्लैक सॉइल बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ फेडरेशन, इनमें से कौन सी कंट्री फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन का मतलब है छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर एक कंट्री को बनाते हैं। तो बच्चों आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि जापान एक फेडरेशन कंट्री नहीं है। यहाँ पर आज भी मोनार्की ही पाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, राजा का शासन है आज भी यहाँ पर, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में राजा की पावर डिफाइन होती है, जबकि जो मेन एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर। आगे कह रहा है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती थी, तो फ्रेंच बोली जाती थी, डच बोली जाती थी, जर्मन बोली जाती थी, फ्लेमिश भाषा नहीं बोली जाती थी, रीजन था। चलिए आगे जाते हैं। कह रहा है कि जर्मन एम्परर जिसने जनवरी 1871 में यूनिफिकेशन का काम करा, जर्मनी को यूनिफाई करने वाले थे विलियम फर्स्ट, ठीक है, याद रखिएगा, विलियम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से जो एक दे रखा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंड ट्रू फॉर सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बढ़ते हैं बच्चों, सर्विस सेक्टर के लिए स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन पर आते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन दे रखा है द टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स यूजिंग इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट। जो टर्शरी सेक्टर है वो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, सीधी सी बात तो यही है कि टर्शरी सेक्टर कोई गुड प्रोड्यूस करने का काम नहीं करता। फिर कह रहा है ये कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की इकोनॉमी में सबसे कम, ये भी गलत। टर्शरी सेक्टर सपोर्ट करता है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को, बिल्कुल सही। टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने वाला सेक्टर है ना, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और बाकी दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो सी आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन कह रहा है आईसीएआर, आईसीएआर का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है टेरेस कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। टेरेस कल्टीवेशन का होती है पहाड़ियों पर जो स्लोप पर होने वाली खेती होती है, जहाँ पे हल्की हल्की टेरेस बना देते हैं, उसको टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं। ये पानी बहने की स्पीड को रोक देता है, बिल्कुल सही। ये विंड इरोजन को रोक देता है, नहीं। ये सिर्फ वाटर इरोजन को रोकता है, विंड इरोजन से कोई लेना देना नहीं है, तो यही स्टेटमेंट गलत है। ये स्लोप्स पर किया जाता है, बिल्कुल सही। माउंटेन एरियाज में होता है, बिल्कुल सही। लेकिन ये विंड इरोजन को नहीं रोकता, ये वाटर इरोजन को रोकने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट एन ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होगी, तो जो लेक्चरर है जो क्लास ले रहा है ये ऑर्गेनाइज्ड में है। एक बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाला 10 से 6 काम कर रहा है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड है। एक डेली वेज लेबर है, ये बिल्डिंग बना रहा है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आता, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है, छुट्टी मारेगा तो उसके पैसे कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेल्जियम के रिगार्डिंग। बेल्जियम नॉर्थ अमेरिका में है, बिल्कुल गलत। बेल्जियम शेयर बॉर्डर करता है लग्जमबर्ग के साथ, बिल्कुल सही। मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई थी अपनी पिछली वीडियो में, जिसने भी अगर ये नहीं देखी है तो लास्ट वाला सैंपल पेपर देखिएगा, जो मैंने सैंपल पेपर नंबर 4 पढ़ाया है, उसमें मैंने इसकी पूरी ट्रिक पढ़ाई है। इवन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें बेल्जियम की जितने भी कंट्रीज है जो बेल्जियम को बॉर्डर शेयर करते हैं उसके बारे में समझाया है, एक बार प्लीज उसे देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यूसेपी माज़िनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो नेशनल मूवमेंट एशियन कंट्री में पार्टिसिपेट करा, बिल्कुल गलत, क्योंकि इटली में करा था। ये चीफ मिनिस्टर थे इटली के, ये भी गलत। इन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के आइडिया को सपोर्ट करा, बिल्कुल सही। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि मेज के रिगार्डिंग कि मेज वैसे तो बच्चों देखा जाए तो खरीफ क्रॉप है, लेकिन मेज रबी क्रॉप भी है किस स्टेट के लिए? यूपी में खरीफ है, छत्तीसगढ़ में खरीफ है, मध्य प्रदेश में भी खरीफ है, बिहार के लिए ये एक रावी क्रॉप भी है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, जो मेज है उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है, टेम्परेचर भी 21 से 27 का चाहिए होता है। मोस्टली स्टेट्स में ये खरीफ क्रॉप है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इसे रावी क्रॉप के रूप में भी उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फीचर है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाने का काम करता है, फेडरल कंट्री बनाता है? डिपेंडेंट जुडिशरी नहीं भैया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए। अकोमोडेटिंग लॉ ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, बिल्कुल सही। लॉ और डिवीजन ऑफ पावर का अकोमोडेशन होना बहुत जरूरी है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है देश के लिए। आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है, आइडेंटिफाई द वे इन विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन द सेंटर स्टेट रीजन रिलेशंस आफ्टर 1990। देखो हमारे देश में हो क्या रहा था बच्चों, 1990 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में उसके अगेंस्ट कोई सरकार बन गई है, जैसे मान के चलो सेंटर में कांग्रेस है, किसी स्टेट में बीजेपी की सरकार बन गई, तो वो क्या करती थी, अपनी इच्छा से उस सरकार को गिरवा दिया करती थी कि चलो इस सरकार को गिरवा देते हैं, स्टेबल सरकार नहीं बनने देते, सरकार गिरवा देते हैं और फिर अपनी पार्टी की सरकार लाएंगे। ये हमारे देश में चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, बाय एक्सेप्टिंग ऑल कंट्रोल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। बाई मेकिंग इंडिया अ यूनिटरी सिस्टम इंस्टीट्यूट ऑफ फेडरल वन, ये भी गलत। बाई मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू ज्वाइन लोकसभा, ये भी गलत। बाई मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्ररी मैनर, बिल्कुल सही, कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल कर दिया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, वरना बच्चों आपको मैंने एक ट्रिक पढ़ाई थी पिछले वाले में, तुक्का कैसे मारे। देखो ये छोटा सा आंसर है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है वो आंसर होगा। ठीक है, 90% 95% प्रोबेबिलिटी होगी ये आंसर होगा ही होगा। जिस बच्चे ने तुक्के वाली ट्रिक नहीं देखी है, तुक्के वाली वीडियो नहीं देखी है, वो लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने उसमें सिखाया है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो तुक्का कैसे मार सकते हैं। आगे कह रहा है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां पे पूरी तरीके से लैंड सर्वे हो चुका है लैंड यूज को लेकर। तो बच्चों हमारे कंट्री में 93% लैंड यूज के बारे में हमें पता है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में हमें नहीं पता। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लैंड यूज के बारे में सर्वे प्रॉपर नहीं हो पाए हैं, असम को छोड़कर। तो असम एक ऐसा स्टेट है जिसके बारे में हमारे पास लैंड यूज का सर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों हम, सेक्शन नंबर बी। बच्चों जिसको भी वीडियो में कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ इजी समझ में आ रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखिए बच्चों व्यूज आते हैं 150, इनिशियल है, मैं ये नहीं चाहता कि एक एक बार में बहुत बहुत 1000 लाइक आ जाए, 1000 व्यूज आ जाए। 150 व्यूज आ रहे हैं, तो आप अपने टीचर को, देखो मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, एटलीस्ट इतना तो कीजिए। आप वीडियो देख रहे हो तो एक सिर्फ थंब प्रेस कर दीजिए, आप एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी आप लोगों के लिए डेली के डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेकर आऊं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सेक्शन नंबर बी पे जाते हैं। सेक्शन नंबर बी कह रहा है फर्स्ट टर्म से मैचिंग। ठीक है, देखो इसके लिए भी बहुत आसान तरीका होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैचिंग जब भी आएगी तो आपको ट्रिक से लगानी है। कुछ भी जो आसान, सबसे आसान चीज आती हो, जैसे श्रीलंका कब आजाद हुआ, हमारी आजादी के जस्ट बाद हुआ। ठीक है, तो आजादी के जस्ट बाद यानी 1948। तो बी का थर्ड, अब हम देखते हैं बी का थर्ड कहां पर दे रखा है। तो बी का थर्ड दे रखा है बच्चों सी ऑप्शन में, तो सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तुक्का लगाना भी लॉजिकल तरीका है, लॉजिकल तरीके से तुक्के लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक चीज पता थी और उससे भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। श्रीलंका में सिविल वॉर कब खत्म हुई, 2009 में, और सिंहाला को लैंग्वेज बनाया गया 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों इन स्टेटमेंट में से असर्शन रीजनिंग का स्टेटमेंट है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर स्टेट लेवल पे खत्म होता है, बिल्कुल गलत। लोकल स्टेटमेंट चलती है पंचायत तक, ग्राम पंचायत तक। तो असर्शन जब भी गलत होगा तो रीजनिंग को चेक भी मत करना, आंसर आपका डी आएगा। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजनिंग इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया। इंडिया में जो लैंग्वेज पॉलिसी लागू की गई उसका फीचर नहीं था। इंडिया में 40% इंडियन हिंदी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी को डिक्लेयर कर दिया नेशनल लैंग्वेज, आज तक किसी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है लेकिन नेशनल लैंग्वेज हमारे देश की कोई भी नहीं है। नेशनल स्क्रिप्ट है देवनागरी। ये कहा गया कि हिंदी इंग्लिश के साथ में ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाएगा, लेकिन कब ऐसा कुछ भी नहीं पता। अभी हुआ था कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे तो तमिलनाडु ने क्या करा, तमिलनाडु ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गलीज इन बेडलैंड्स। गलीज कैसे होती है बच्चों, गलीज को समझते हैं। जैसे मान के चलो, देखो ये क्या है, ये हमारे पास मान के चलो मिट्टी है, ये सब मिट्टी है, ठीक है। इस मिट्टी में से क्या होता है बच्चों, पानी बह रहा है, ये रहा हमारा पानी। तो जब ये पानी बहता है तो मिट्टी को भाग ले जाता है। इस वजह से ये जो बन के तैयार हो रही है, ठीक है, ये जो बन के तैयार हो रही है इसको बोलते हैं गलीज, ठीक है। तो मतलब समझते हैं गलीज आर फॉर्म व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू द सॉइल मेकिंग डीप चैनल्स। जब पानी बहता है वो गहरे गहरे चैनल बना देता है मिट्टी को काट कर, तो उससे गलीज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच शुड नॉट बी एडेड टू कैलकुलेट द जीडीपी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता। बच्चों जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड आइटम कैलकुलेट होते हैं, इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहली चीज परचेज ऑफ शुगर केन इन मेकिंग ऑफ शुगर, तो रॉ मटेरियल है, नहीं किया जाएगा। परचेज वैल्यू ऑफ रॉ सिल्क इन मेकिंग सिल्क फैब्रिक, रॉ मटेरियल है, नहीं किया जाएगा। वैल्यू ऑफ बेकरिंग आइटम, बेकरी आइटम्स, बेकरी आइटम फिनिश गुड है तो सिर्फ सी वाली ही कैलकुलेट की जाएगी। ये कह रहा है नॉट टू बी एडेड, इसका मतलब बोथ 1 and 2। ना तो सिल्क को यूज करेंगे क्योंकि वो रॉ मटेरियल है, ना ही शुगर केन को क्योंकि वो भी रॉ मटेरियल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैचिंग है बच्चों। मैचिंग पे फिर से आ जाते हैं। मैचिंग में आपको कोई एक आए, आप उसी के बेसिस पे लगाइए। आप ये मत सोचिए कि मुझे चारों आनी चाहिए, मुझे नहीं आती चारों, मुझे सिर्फ एक आती है, मैं उसी के बेसिस पे मैचिंग देखूंगा। जैसे मुझे आती है एलुवियल साइल सबसे ज्यादा इंटेंसली कल्टिवेटेड है, तो सी का टू देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गए, ठीक है। अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। मुझे सी का 2 पता था, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के साथ में एक खासियत है, ब्लैक सॉइल वो मॉइस्चर को बहुत लंबे समय तक रखती है, तो डी का 1, सी का 2 और डी का 1, इस अकॉर्डिंग आंसर हो गया ए। वैसे आंसर देखो तो एरिड सॉइल सलाइन होती है नेचर में, लेटराइट सॉइल लीचिंग का प्रोडक्ट होता है, यानी ऊपर जब बारिश होती है तो पूरी लेयर बह जाती है, इससे लेटराइट सॉइल बनती है। और इसके बाद एलुवियल सॉइल इंटेंसली कल्टिवेटेड है। इस तरीके से हमारा आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि फ्रांस में इसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करा था। 1804 की बात है। नेपोलियन बोनापार्ट उनका नाम था, उन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म कर उन्होंने डिक्टेटरशिप को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से भूदान ग्रामदान मूवमेंट की शुरुआत किसने करी थी। तो हमारे देश में बच्चों लैंडलेस फार्मर्स की कंडीशन को सुधारने के लिए विनोबा भावे आगे बढ़कर आए। उन्होंने एक रेवोल्यूशन शुरू करा जिसका नाम रखा गया ग्रामदान भूदान मूवमेंट। इस मूवमेंट में उन्होंने बड़े बड़े जमींदार से, लैंड ओनर से रिक्वेस्ट करी कि वो आगे आके जमीन डोनेट करें, लैंडलेस लेबर्स को जमीन दें ताकि उनकी कंडीशन सुधारी जा सके। तो इसका आंसर होगा विनोबा भावे। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि बताइए इस भूदान ग्रामदान मूवमेंट को किस और नाम से जाना जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, जिसका भी करेक्ट आंसर होगा मैं उसे पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पावर शेयरिंग अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेम लेवल इज नेसेसरी। बिल्कुल सही, पावर शेयरिंग बहुत नेसेसरी है, करेक्ट। बिकॉज दिस सेपरेशन एंश्योर दैट द नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये भी बिल्कुल सही और सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि बीच में बिकॉज लगा दीजिएगा, आंसर आपका मैच हो जाए तो आपका ए आंसर होगा। तो इस अकॉर्डिंग बच्चों इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे कह रहा है कि ये एक हमें टेबल दे रखी है, ठीक है, और इस टेबल के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि 2014-15 में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट किसका स्लो रहा, सबसे लो रहा। तो लो देखो यहाँ पे 14-15 में एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी बहुत ज्यादा कम रहा, 0.2%, तो आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कह रहा है रावी सीजन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। देखो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हम देखते हैं बच्चों। रावी क्रॉप्स आर सोन व्हेन विंटर बिगिंस। रावी क्रॉप की जब लगाई जाती हैं जिस समय पे ठंड की शुरुआत होती है, अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती हैं, तो बिल्कुल सही बात है।
रावी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग में काटी जाती है? नहीं, मार्च अप्रैल में, यानी समर की शुरुआत में काटा जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सम एग्जांपल्स ऑफ रावी क्रॉप्स आर मेज, ज्वार, बाजरा। मेज, ज्वार, बाजरा बच्चों मैंने आपको पिछले सैंपल पेपर में भी ट्रिक बताई थी, मेज, ज्वार, बाजरा सब 3 वर्ड के हैं, सब खरीफ क्रॉप में जाएंगे, जबकि सरसों, तिलहन और क्या नाम है इसका, गेहूं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? रावी क्रॉप में। तो ये भी गलत है, तो इसका मतलब बी और सी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कह रहा है बच्चों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो अर्नेस्ट रेनन के बिलीफ को दिखाता है? तो अर्नेस्ट रेनन का मानना था कि लिबर्टी सभी व्यक्तियों को मिलनी चाहिए, देश के सभी नागरिकों को लिबर्टी मिलनी चाहिए, तो डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है पोलैंड के बारे में? 18वीं सेंचुरी में पोलैंड के साथ क्या हुआ था? तो पोलैंड के बंटवारे कर दिए गए थे, पोलैंड को बांट दिया गया था। किस किसने बांटा था? तो आंसर याद रखिएगा, प्राने बांट दिया था, प्रूशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया ने बांट दिया था, पार्टीशन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी के बारे में इनमें से किस जो हिंट्स दी गई हैं वो किसको बेस्ट सिग्निफाई कर रहे हैं? पंचायत किसके अंडर में काम करती है? आप पहले से ही लगा लेना, पंचायत हमेशा ग्राम सभा के अंडर में काम करती है। देखो बच्चों, कंफ्यूज मत होना, पंचायत जब आपस में मिलकर ग्रुप बनाती हैं तो उसे कहती हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति वोट इलेक्टेड नहीं होती है, वो पंचायत के ग्रुप्स को बोलते हैं, जबकि ग्राम सभा में गांव का हर एक आदमी सदस्य होता है, वो वोट देकर ग्राम सभा को चुनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, पहले इसके पॉइंट समझ लेते हैं सारे के सारे। कह रहा है कि यहाँ पे सारे के सारे वोटर्स होते हैं, गांव के मेंबर। इसके बाद कह रहा है ये 2 या 3 साल में बजट अनाउंस करते हैं, यहाँ पे ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है, तो सब ग्राम सभा काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? बच्चों देखो, ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें डेट्स के रिगार्डिंग ज्यादा पूछा जाता है, इन्हें चॉइस में छोड़ने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो 39 वाले को, और आपको इसको ऑप्शन में मुझे आंसर बताना है। जिसका भी करेक्ट आंसर हुआ, देखो रॉन्ग हुआ तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और सही हुआ तो मैं पिन करूंगा, और डेट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है कि वन कैन सर्वाइव विदाउट फ्रीडम। कोई भी व्यक्ति फ्रीडम के बिना सर्वाइव कर सकता है ना, अगर उसके पास बहुत सारा पैसा है। बिल्कुल गलत, बिना फ्रीडम के जिया नहीं जा सकता, तो इसका आंसर डी होगा हमेशा। असर्शन गलत हो तो आंसर हमेशा डी, रीजनिंग गलत हो आंसर हमेशा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आइडेंटिफाई अ मेजर रिलीजियस कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका फ्रॉम द लिस्ट ऑफ गिवन ऑप्शन। ठीक है, श्रीलंका में मेनली कौन थे? बुद्धिस्ट लोग मेन थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेंट्स, एंजल एंड क्राइस्ट सिंबलाइजेस इन सोरियो पेंटिंग डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सोशल रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक की जो पेंटिंग थी फ्रेडरिक सोरियो की, इसमें क्राइस्ट, एंजल्स और सेंट्स बनाए गए थे। ये क्या दिखाते हैं? ये देशों के बीच में भाईचारा दिखा रहे थे, यानी फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस। जितने भी देश हैं उनके बीच में भाईचारा दिखाने का काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक इमेज दे रखी है, यहाँ पे कुछ लोग मरे पिटे पड़े हुए हैं, बताना है कि ये इमेज किसकी होगी। बच्चों ट्रिक लगाएंगे, इसमें तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे, जो ट्रिक मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाई है। देखो ये मसैक्र का है, उसका लोग मरे पड़े हैं, मसैक्र हो सकता है। ठीक है, लोगों का कत्लेआम हो सकता है। सोसाइटी है इटली की, बिल्कुल गलत। पीजेंट अपराइजिंग, तो पीजेंट अपराइजिंग होती तो लोग मरे पड़े थोड़े ना पड़े होते। कांग्रेस ऑफ वियना में तो लोगों ने ऑस्ट्रिया के चांसलर ने करी थी, तो यहाँ पर ऐसे मरे पिटे नहीं पड़े होते, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द मसैक्र ऑफ कायोस। ठीक है, कायोस का मसैक्र है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को सभी ऑर्गन्स के बीच में बराबर बराबर बांट दिया। जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, तीनों के पास बराबर पावर है और तीनों एक दूसरे के में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। ईच ऑर्गन गेट्स सिमिलर अमाउंट ऑफ पावर बट नन गेट्स अनलिमिटेड पावर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में बांटना है। फार्मर्स ने चैलेंज फेस करा ग्लोबलाइजेशन में, इंडिगो। देखो बच्चों, फार्मर्स को फोर्सफुली इंडिगो उगाई गई, सबसे पहले काम यही कराया गया होगा क्योंकि अंग्रेजों ने कराया होगा, तो शुरुआत 2 से होनी है। ठीक है, चलो बच्चों मैं आप लोगों को एक काम करता हूं, बिना कॉन्सेप्ट के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूं। फिर से मैंने तुक्के वाली ट्रिक में भी समझाया था। देखो बाकी 3 में सेकंड से आंसर शुरू हो रहा है, डी में फर्स्ट से हो रहा है, तो ये सी तो बिल्कुल गलत हो गया हमारा। बाकी 3 में तो सेकंड से है, तो हमारा सी गलत हो गया आंसर। अब जाते हैं, देखो यहां पर कह रहा है
सेकंड सेकंड सेकंड, यानी सबसे पहले शुरुआत यहां से हुई होगी हमारे यहाँ पर। उसके बाद दूसरी चीज क्या हुई होगी, उसके बाद हुआ होगा बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, तो 1965 में। दूसरी चीज तो सेकंड के बाद जस्ट फोर्थ होना चाहिए, तो इसका आंसर हो गया ए। सेकंड के जस्ट बाद फोर्थ हो गया, ठीक है, तो ए आंसर है हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से, हाँ मैं आपको इसकी डेट्स बता देता हूँ सारी की सारी, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में था ये अंग्रेजों के टाइम पर था। ये चैलेंजेस जो फेस करने पड़े ग्लोबलाइजेशन के 1991 के बाद, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो 1990 बेसिकली देखा जाए 2000 के बाद में हमें फार्मर्स को मेनली ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस फेस करने पड़े। और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में शुरू की गई थी, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्टली मैच पेयर बताना है, ठीक है, इनमें से कौन सा पेयर बिल्कुल करेक्टली मैच है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में कह रहा है दाउ एंड डिगिंग स्टिक्स। प्रिमिटिव में बिल्कुल देखिए बच्चों, अब वो कहते हैं हम डंडी फंटी से या फावड़ों वावड़ों की मदद से खेती करना, बिल्कुल सही मैच है। कह रहा है स्लैश वन कंटिन्यूअस फार्मिंग थ्रू आउट द ईयर, गलत। इसमें पेड़ों को काटा और जलाया जाता था, पूरे साल खेती नहीं होती है। इंटेंसिव में कॉफी प्लांटेशन, ये भी गलत। इंटेंसिव का मतलब होता है पूरी साल खेती करना, और वो भी किन चीजों का इस्तेमाल कर कर, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल कर कर, तो ये कॉफी प्लांटेशन ये भी गलत होगा। कॉमर्शियल फार्मिंग में पेड़ों को गिराया जाता है, जलाया जाता है, बिल्कुल गलत, ये स्लैशन वन में होता है, तो ए आंसर हो गया। बच्चों हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले और मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में हमें सबसे पहले दे रखा है कि लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, की इटली की तरह, जर्मनी की तरह इटली का भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है बटे होने का। इटालियंस थे वो भी अलग अलग तरीके से डेनेक्स स्टेट में बटे हुए थे मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर के दौरान में, ठीक है। तो इसके अब हम सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे, नॉलेज बेस इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है बच्चों सबसे पहले हमसे कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच रैशनलाइज द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। बच्चों ट्रिक्स लगाते हैं, मैंने आपको तुक्के वाले में ट्रिक बताई थी। देखो यहां पर पूछ रहा है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, बंटवारे की बात कर रहा है। पहले वाले में बंटवारा है क्या, नहीं है, लैंग्वेज की बात है। दूसरे वाले में बंटवारा है क्या, नहीं, रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग की बात है। तीसरे वाले में बंटवारा है क्या, स्कैटर अमंग, हाँ स्कैटरिंग की बात आ गई, बटा हुआ होने की बात, तो सी आंसर हो गया। क्वेश्चन के सेंस से हम आंसर लगाते हैं, ठीक है, ये भी एक ट्रिक होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हमसे 48 कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ यंग इटली फाउंड। जो वो थे अगर हम बात करते हैं ग्यूसीपी माजिनी की, ग्यूसीपी माजिनी ने 1931 और 1948 में 2 सोसाइटी बनाई थी, यंग यूरोप एंड यंग इटली। 2 रिवॉल्ट करे थे, दोनों फेल रहे थे, इनका मेन मोटिव था इटली का यूनिफिकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड किंग विक्टर इमैनुअल अज्यूम द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के ऊपर यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी क्यों आ गई, क्योंकि यूसीपी माजिनी के दोनों मूवमेंट फेल हो गए थे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1848 लेड बाय यूसीपी माजिनी लेफ्ट नो अदर चॉइस। इसके अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं बची थी, इसीलिए किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। उन्होंने काबूर जो कि उनके चीफ मिनिस्टर थे, जिन्हें मेनली इटली लैंग्वेज भी बोलनी नहीं आती थी, ना वो रेवोल्यूशनरिस्ट थे ना नेशनलिस्ट थे, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने फ्रेंच के साथ ट्रीटी करी और उन्होंने इसके बेसिस पर क्या करा, ऊपर से हैब्सबर्ग एम्पायर को या ऑटोमन को हरा दिया। नेक्स्ट पे जाते हैं। 50th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, 50th क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रीजन था जिसकी वजह से जो इटली के लोग थे वो यूनिफाई हो रहे थे, ठीक है, जुड़ने के लिए। बच्चों देखो ट्रिक लगा, मैंने आपको एक तरीका बताया था क्वेश्चन का, जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो हमेशा करेक्ट होगा, ठीक है। देखो कह रहा है यूनिफाइड इटली ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक, अगर इटली जुड़ा हुआ होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा रूलिंग एलाइट्स का, तो ये बिल्कुल सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है जर्मनी और इटली के बीच में सेम चीज को, कि जर्मनी और इटली आपस में जुड़े हुए थे या उनके बीच में क्या चीज कॉमन थी। दोनों ही एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट को वापस आना चाहते थे, गलत है। दोनों ही कंट्रीज में युद्ध के दौरान मारे गए, ये भी गलत है राजा। दोनों ही किंगडम्स में क्वीन का शासन था, बिल्कुल गलत है। फिर लास्ट बचता है हमारा नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स हेड। बच्चों देखो ट्रिक लगा दो सीधे क्वेश्चन में, जो इतना बड़ा आंसर है वो क्यों दिया है क्वेश्चन में, 4 लाइन का ऑप्शन देने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब यही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब मत पढ़ो, 4 लाइन का ऑप्शन का मतलब समझ जाओ सीधा सीधा कि वही आंसर हमारा करेक्ट होगा।
कि नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट्स थे वो कर रहे थे कि दोनों ही देशों के जो लोग हैं वो एक दूसरे कंट्रीज में क्लोजर आ गए थे। यहाँ पे जो मेंटल प्रोसेस थी नेशनल बिल्डिंग की, है ना, और जो लीडर्स थे दोनों ही देशों के, उन्होंने क्या करा, लड़ाई लड़ी थी ताकि देशों को यूनाइट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाउ डिड द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ इटली ऑब्स्ट्रक्ट, देखो इटली में कैसे रोका गया, कि इटली में यूनिफिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा था। तो क्यों नहीं हो पा रहा था बच्चों, क्योंकि यहाँ के जो रीजन है वहाँ पे अलग अलग रूलर्स थे, उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग अलग थी, कल्चरल एक्टिविटी अलग अलग थी, उनकी बोलचाल की भाषा भी बिल्कुल अलग अलग थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चलो एक हमें यहाँ पे दे रखा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में दे रखा है, यहाँ पे जॉब्स वगैरह के बारे में बता रखा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में दे रखा है। ये कह रखा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो आसानी से टैक्स चोरी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे लेबर वगैरह को प्रोटेक्शन नहीं मिलती प्रॉपर। इस तरीके से हमें दे रखा है। आंसर क्वेश्चंस लगाते हैं सीधे जाके। कह रहा है कि फॉलोइंग वर्कर्स डू नॉट फॉल अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनमें से कौन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आ रहा। फार्मर अनऑर्गेनाइज में आता है, डेली लेज वेवर आता है, डॉक्टर नहीं आता, ऑर्गेनाइज्ड में आता है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ रेगुलर सैलरी मिलती है एप्लीकेबल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, सही बात है। मेडिकल अलाउंस मिलते हैं, सही बात है। यहाँ रेगुलर वर्क नहीं मिलता, यही गलत बात है। यहाँ रेगुलर वर्क मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, है ना, वो कौन सी हैं। देखो, आर नॉट सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट रेगुलेशन, बिल्कुल सही, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट मीनिंग है ऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है बेटा, ऐसे एंटरप्राइजेज जो कि गवर्नमेंट रेगुलेशन में नहीं आते, जिन्हें गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, वो अनऑर्गेनाइज कहलाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से क्या चीज एनकरेज करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर को कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बन जाए। बच्चों देखो, सीधी सी बात समझना, मेरी खुद की कंपनी होती, मैं भी ये चाहता ना कि टैक्स बचा लूं, कैसे भी करके। सरकार ने कहा कि सैलरी इतनी इतनी बांटो, सरकार ने कहा कि आपको ये सुविधाएं प्रोवाइड करनी है, सरकार ने कहा आपको इतना इतना पैसा दिखाना, तो मैंने क्या करना है, मैंने भी कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करने ताकि टैक्स बचा सकूं। तो ये टैक्स को जो इवेजन है, टैक्स की चोरी है, यही अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बनने में मदद करती है, ऑर्गेनाइज को अनऑर्गेनाइज में बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज एबल टू एवेड टैक्सेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 58 क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रोटेक्शन है नेसेसरी है वर्कर्स के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन लोगों को प्रॉपर रेगुलर वर्क नहीं मिल पाता, प्रॉपर वेजेस नहीं मिल पाते, किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती। इसके बाद कह रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर डज नॉट हैव लॉट ऑफ जॉब्स फॉर स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा काम नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। परचूनी की दुकान पे कभी देखा है कि एमबीबीएस आदमी काम कर रहा हो, सीए काम कर रहा हो परचूनी की दुकान पर, कोई पीएचडी काम कर रहा हो, ऐसा नहीं होता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादातर जो इलिटरेट लोग होते हैं उनके लिए ज्यादा नौकरी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजनिंग भी करेक्ट है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अब जाते हैं मैप की तरफ बच्चों। मैप में हमें दो जगह दे रखी हैं। एक दे रखा है प्लेस ए, जो कि एक स्टेट है आंध्र प्रदेश के बराबर में तेलंगाना स्टेट है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया वो बाद में देखेंगे हम। ये तेलंगाना स्टेट है, ये गुजरात स्टेट है। ठीक है, दो स्टेट में पॉइंट दे रखे हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो स्टेट बताइए जो कि पॉइंट ए है जहां पर गन्ना बहुत प्रोड्यूस होता है, शुगर केन। तो हमें पता है, आंसर हो गया तेलंगाना। फिर हमसे पूछ रहा है 60 में कि बताइए पॉइंट बी कौन सा डैम है। तो बेटा जो गुजरात है, गुजरात में पटेल लोग रहते हैं, यहाँ पटेल थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर हो गया सरदार सरोवर डैम। ठीक है, ट्रिक से याद रखिएगा। हीरा कुंड, हीरा हीरा छोटी मोटी नदी पर होगा या बहुत महानदी पर होगा। वहां पर होगा तो महानदी कहां पर है, उड़ीसा में। तो हीराकुंड कहां पर है, उड़ीसा में। नागार्जुन सागर को लेकर मैं ट्रिक बता चुका हूं कि कृष्णा जी नाग पे नाचे थे, तो कृष्णा नदी पर है, कहां पर है, कर्नाटका में। इसके अलावा भाखड़ नांगल डैम, तो भांगड़ा भांगड़ा कहां करते हैं, पंजाब में। तो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर भाखड़ नांगल है, कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। बच्चों पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट हो चुका है। जिसको भी लगता है कि उसने कुछ नया सीखा, उसको इंटरेस्ट आता है मेरे सोशल के सैंपल पेपर कराने के तरीके पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से सैंपल पेपर्स डेली लाता रहूं। आपका 30th को पेपर है, तो उससे पहले मेरा टारगेट रहेगा कि मैं एटलीस्ट आपके टोटल 15 सैंपल पेपर करवा सकूं। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।